अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इस प्लान ने एक कमाल की चीज़ की इन ऑब्जेक्टिव्स में। इसने कहा कि हमें पॉवर्टी को टारगेट करने की ज़रूरत है। किसको? पॉवर्टी को टारगेट करने की ज़रूरत है, पॉवर्टी को कम करने की ज़रूरत है शॉर्ट में। क्यों? बिकॉज इसी 5 ईयर प्लान में एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था, एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था, और एनएसएसओ ने सर्वे में कहा दैट 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग अंडर पॉवर्टी। 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी। ये जो पॉवर्टी निकाली इन्होंने, पॉवर्टी निकालने का मेथड होता है कि आप कैसे कंसिडर करेंगे कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, द लकड़ावाला कमेटी। तो लकड़ावाला कमेटी ने कैलोरी इंटेक के बेसिस पे, कैलोरी इंटेक के बेसिस पे ये बताया कि गरीब कौन है और कौन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो 2000 कैलोरीज दिन में नहीं लेता है वो क्या है? वो गरीब है, वो पुअर है। तो कैलोरी इंटेक के बेसिस पे उन्होंने निकाला कि आप दिन में कितना खा पाते हो, कितनी रोटियां ले पाते हो। तो बड़ा सर्वे होता है इंडिया के अंदर जिसमें ये कैलोरी इंटेक के बेसिस पे, दैट वाज एक्चुअली पुट फोर्थ बाय द लकड़ावाला कमेटी। उन्होंने कहा कि 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी। अब ये एक सर्वे कब होता है? किस प्लान में? 4th 5 ईयर प्लान में। इससे पहले आजाद हुए कितने साल हो गए बताओ? 20 साल हो गए ना, लगभग 20-25 साल हो गए, ठीक। यानी 25 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी। सो दिस वाज द टाइम जब प्लानिंग कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया दैट ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया। ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया। जो हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाई थी, एक पर्टिकुलर सेक्टर में सरप्लस जनरेट करेंगे, फिर वो ट्रिकल डाउन करेगा, लोगों को ऊपर उठाएगा, वो इंडिया में काम नहीं कर रहा। सो दैट वाज व्हेन द प्लानिंग कमीशन एक्सेप्टेड दैट द ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया। और ये फेल्ड, इट हैज फेल्ड इन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। उनका ऑब्जेक्टिव है ना, सो ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया इन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, इन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, समझ आ रहा है? अब भूलेगा? चलो बंद करो इसको। चलिए, प्लानिंग पढ़ रहे हैं। कितने प्लान्स के? 4-5 ईयर प्लान्स। ओके, आज हम शुरू करेंगे द 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान डेट क्या है? 19। और खाना नहीं खाया सुबह? 74 से 79। ओके, दिस इज द 5th 5 ईयर प्लान। तो जैसे ये प्लान लॉन्च हुआ, 5th 5 ईयर प्लान, इन्होंने कहा कि हम ये प्लान जो है ये एक पर्सपेक्टिव प्लान होगा। क्या होगा? पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान हमने लॉन्च किया 74-75 से 84-85। पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम 5th 5 ईयर प्लान में एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलेंगे। 10 साल का है ना, 10 साल का, तो 10 साल के प्लान के हिसाब से चलेंगे। इस 10 साल के प्लान में उन्होंने पहला 5 साल का ये रखा और फिर 79 से 84 दूसरा प्लान किया था इन्होंने। तो इन्होंने एक 10 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाया। इस 10 साल के पर्सपेक्टिव प्लान में इन्होंने सबसे पहला आपका ये प्लान शुरू किया 74 से 79। ठीक है, तो 74 में ही जब आपका 5th 5 ईयर प्लान शुरू होता है, वो 5th 5 ईयर प्लान वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 74-79 में पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से काम शुरू किया। अब इसका जो ओरिजिनल पेपर है इस प्लान का, 5th 5 ईयर प्लान का, द ओरिजिनल पेपर, और साथ में लिखो, द ओरिजिनल पेपर was given by Subramaniam and the final draft was made by D.P. Dhar. मैंने कल 4th 5 ईयर प्लान में आपको बताया, 5th 5 ईयर प्लान से पहले जो 4th 5 ईयर प्लान है, 4th 5 ईयर प्लान में मैंने आपको कहा एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था। उसमें उन्होंने क्या बोला? 55% इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे?
लगड़ा वाला कमेटी, ठीक है, जो पॉवर्टी मेजर किस हिसाब से करता है, तो 55% ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि जब ऐसा हमें डेटा मिला तो प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि क्या हुआ, ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन इंडिया। इसीलिए ये 4th 5 ईयर प्लान में हुआ। इसीलिए 5th 5 ईयर प्लान में हमने क्या कहा, अब पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है ना, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, इसीलिए हमने जो थीम इसको दी, जो ऑब्जेक्टिव उसको दिया, वो क्या था, पॉवर्टी इरेडिकेशन, है ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो आपको समझ आ गया पॉवर्टी इरेडिकेशन थीम आपने क्यों चुनी, क्योंकि पिछले प्लान में आपको पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा मिली थी। उसके बाद यही वो पहला प्लान है 5th 5 ईयर प्लान, जहां पर प्लानिंग कमीशन ऑफिशियली ट्रिकल डाउन थ्योरी को डिसकंटिन्यू करता है इंडिया में। सो ट्रिकल डाउन थ्योरी इज डिसकंटिन्यूड ऑफिशियली बाय द प्लानिंग कमीशन, डिसकंटिन्यूड ऑफिशियली बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इस 5th 5 ईयर प्लान में द थीम वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड ट्रिकल डाउन थ्योरी वाज ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई ट्रिकल डाउन थ्योरी में, तो इसका ये मतलब है आपको अलग अलग सेक्टर्स है, एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी, वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रही थी इंडिया में, अब खत्म हो गई ट्रिकल डाउन थ्योरी, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जब ये डिसकंटिन्यू हो गया, मुझे बताइए, अब लोगों को अगर ऊपर उठाना है और ट्रिकल डाउन का वेट नहीं करना है तो डायरेक्टली इनको ऊपर उठाना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए इसी 5 ईयर प्लान में। सो डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्यों, क्योंकि अब आपकी ट्रिकल डाउन थ्योरी बंद हो गई। सो यू हैव टू गेट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय डायरेक्टली लॉन्चिंग सम स्कीम्स, समझा। तो इसीलिए इसी प्लान में अंडर डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर poverty eradication, 20 point program for poverty eradication in 1975, in 19, समझ आ रहा है या नहीं। तो 5th 5 year plan was a part of a perspective plan in which the planning commission officially discontinued the trickle down theory, thereby launching direct anti poverty program by the launch of 20 पॉइंट प्रोग्राम। यही आपका है टीपीपी, जो शुरू में लिखा था ना, यही है वो टीपीपी। ये अलग इन्होंने प्लान बनाया सिर्फ टारगेट किसको करने के लिए, पॉवर्टी को। अब पॉवर्टी को टारगेट करना है, सबसे बेहतरीन तरीका पॉवर्टी को टारगेट करने का क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट दे दो। क्या दे दो, रोजगार दे दो, पॉवर्टी कम हो जाएगी। और इन्होंने रोजगार देने के लिए 2 चीज़ें कहा कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है। रोजगार देने के 2 तरीके, या तो आप वेज एम्प्लॉयमेंट दो, वेज एम्प्लॉयमेंट, या फिर क्या दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। या तो पैसा खर्च करो वेज एम्प्लॉयमेंट पे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। समझ आ रहा है। ये 5th 5 ईयर प्लान हो रहा है 74 से 79। अब ये इसमें इन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी काम नहीं कर रही तो हमें डायरेक्टली लॉन्च करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च हुए। ट्रिकल डाउन थ्योरी में किसने, वो इंडिया में कौन चाहता था कि हमें ट्रिकल डाउन थ्योरी करनी चाहिए इंडिया में, कौन इकोनॉमिस्ट है? हाँ, कोई बोल रहा था। ये किसका आइडिया था, डायरेक्टली पॉवर्टी को टारगेट करना? और जोर से बोलो यार। नाउ दिस इज डिसअपॉइंटिंग। हाँ, पता है या नहीं? जाओ डंडा लेकर आओ, मैं चूह दूंगा अब। किसने बोला? महालनोबिस ने, जगदीश भगवती ने। और भगवती वर्सेस अमर्त्य सेन 10 बार बोला होगा मैंने आपको। और भगवती बोलता है ट्रिकल ग्रोथ पे फोकस करो, वो ट्रिकल डाउन करेगी। अमर्त्य सेन बोलता है डायरेक्टली उस पे फोकस करो, डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट पॉवर्टी कम करो, डायरेक्टली वेट मत करो ट्रिकल डाउन थ्योरी का। और शुरू में ही मैंने बोला था इंडिया में ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई भाई? हाँ, माइग्रेटेड ट्रिकल डाउन थ्योरी क्यों फेल हो गई यहाँ? वेरी गुड, ओके। तो डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पॉवर्टी खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका एम्प्लॉयमेंट देना है।
एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से दी जा सकती है, या तो आप वेज एम्प्लॉयमेंट दो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? यानी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है सड़कें बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या है सड़कें हाईवेज बना रहे हैं। हाईवे बनाने के लिए आपको लोगों को हायर करना है ना, लोगों को जब हायर करेंगे आप उनको वेजेस देंगे, हाथ में पैसा देंगे, तो आप उनको एम्प्लॉय कर रहे हो। ये क्या है, ये रोजगार योजना है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट होती है। कुछ नहीं लिखना, मैं लिखाऊंगा। ये क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप लोगों को हायर करके उनको वेजेस देते हो। दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप लोगों को इतना स्किल सेट देते हो, इतना टैलेंट देते हो, इतना टैलेंटेड बनाते हो कि वो खुद ही एम्प्लॉय हो जाते हैं, खुद ही अपना कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्किल ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट ट्रेनिंग करते हैं, जैसे ITI वगैरह होता है ना, जहाँ पे आपको प्लम्बर की ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है ताकि आपके पास एक स्किल मिले, आप खुद ही एम्प्लॉय हो जाओ। फाइन। तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों का शुरुआत होता है इंडिया में। फाइन। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो पॉवर्टी से धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट हमने 1978 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1978। ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ वेज के अंदर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1978। आपने लोगों को काम भी दिया, काम के साथ साथ उनको काम पर खाना भी देते थे, क्योंकि पॉवर्टी थी ना कमाल की। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या थी, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब थी। और गरीब किस हिसाब से थी, क्योंकि कैलोरी इनटेक। अब इन गरीबों को आप हायर कर रहे हो, साथ में क्या दे रहे हो, खाना भी दे रहे हो। समझ आ रहा है? और स्कीम के पीछे आइडिया समझ आ रहा है क्या है? तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1978। अगर क्वेश्चन आएगा इस तरीके से बन सकता है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में था। ये कौन सा 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान। उसके बाद इसी में इन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया 1979 में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 1979 एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1979। ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। इसमें उन्होंने क्या कहा, लोगों को कम से कम, मानिए 50 दिन की, 100 दिन की कम से कम एम्प्लॉयमेंट की हम गारंटी देते हैं कि एक साल में 100 दिन तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे। इसकी वजह से लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिल रही है लोगों को। दिस वाज स्टार्टेड इन 1979। दूसरा है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों को क्या देना है, स्किल सेट देना है, ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देने के लिए हमने लोगों के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1979। क्वेश्चन आ सकता है IRDP कौन से प्लान में था, 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉवर्टी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द रूरल एरिया। देयरफॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है 79 में। समझ आ रहा है? और कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है 5th 5 ईयर प्लान। तो आपका जो फोकस था 4th 5 ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान तक फोकस था आपका, आपने हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया है ना, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम किया। फिर आपने देखा बीच में क्राइसिस भी हो गया, फिर क्राइसिस से लड़ने के लिए काम किया। फिर आपको 4th 5 ईयर प्लान में समझ आया, ना ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी कम हुई, ना क्राइसिस को ठीक करने की वजह से तो और पॉवर्टी हो गई। अब 5th 5 ईयर प्लान में फोकस बदलता है, और फोकस बदलता है टू पॉवर्टी इरेडिकेशन। समझ आ रहा है? तो हमने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया। तो हमेशा जब भी पॉवर्टी इरेडिकेशन आप देखेंगे उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इसको हम कहते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो इसके लिए डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी 20 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, कि हम कैसे गरीबी हटाएंगे इंडिया में, फाइन, कैसे पॉवर्टी को कम करेंगे। उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया। अब ये तो सिस्टम है थोड़ा बहुत, इसमें आपको ये स्कीम्स वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक कैच है। अब 74-79 में ये 5 साल है ना, ये कुछ ऐसे होता है आपका 74 से 75, 75 से 76, 76 से 77, 77 से 78 और 78 से 79। हो गया ना 5 साल। दिस इज 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर। हो गया आपका 5 साल खत्म।
है ना। अब यहां पर एक दिक्कत आई कि इस साल, ये जो साल है यहां पे, जब चौथा साल चल रहा था इसका, 3 साल इस प्लान ने कंप्लीट किए और बिल्कुल वैसे ही किए जैसे करने चाहिए थे, डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वगैरह, अकॉर्डिंगली उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम किया। पर दिक्कत ये हुई, जो ये 5वां प्लान है या चौथा साल है, यहाँ पर कांग्रेस इलेक्शन हार गई। कांग्रेस इलेक्शन, प्लान किसका था? कांग्रेस का। इसकी जगह नई गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी, ठीक है। और ये इंडिया का ये है हमारा ये कन्वेंशन है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो पुरानी गवर्नमेंट का प्लान कंटिन्यू नहीं करती है। तो इन्होंने इसी साल इस प्लान को बंद किया, इसी साल, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम इस साल 78 का साल है ना, हम 78 से, जनता पार्टी ने कहा हम 78 से अपना 6th 5 ईयर प्लान शुरू करेंगे। ये था ना 5th, उन्होंने क्या कहा, हम अपना 6th 5 ईयर प्लान शुरू करेंगे जिसका टेन्योर होगा 1978 से 83, 1978 से। तो इस हिसाब से 5th 5 ईयर प्लान के कितने साल हुए फिर? सिर्फ 3 साल, क्योंकि चौथे साल वो बंद हो गया और उसी साल नया प्लान शुरू हो गया, द 6th 5 ईयर प्लान। समझ आ रहा है? और जनता पार्टी ने कहा हम जो प्लानिंग करेंगे वो नॉर्मल 5 ईयर प्लान्स नहीं होंगे, ये जो हम प्लानिंग करेंगे दे विल बी रोलिंग प्लान्स, दे विल बी रोलिंग प्लान्स, हम रोलिंग प्लान्स करेंगे। और रोलिंग प्लान्स में क्या होता है दीबा? वेरी गुड। रोलिंग प्लान्स में हर साल का रिव्यू होता है ना, हर साल चेंजेस होती है। तो आपने 78 से 83, फिर 79 से 84, फिर 80 से 85, 81 से 86, ऐसे करते करते हर साल चेंजेस होगी। पढ़ा है ना मैंने ये? तो उन्होंने कहा कि हम अब रोलिंग प्लान शुरू करेंगे, यानी हर साल के बाद प्लान्स को चेंज करेंगे, हर साल के बाद प्लान्स को रिव्यू करेंगे। तो इंडिया में रोलिंग प्लान किसने शुरू की? जनता पार्टी ने, ठीक है। जनता पार्टी ने कौन से प्लान में? 6th 5 ईयर प्लान। बट ये तो सिस्टम शुरू हो गया, प्रॉब्लम ये हुई, रोलिंग प्लान जब शुरू हुआ 1980 में क्या होता है? 1980 में कांग्रेस वापस से आ जाता है, कांग्रेस वापस इलेक्शन जीतता है, ठीक। जैसे ही कांग्रेस वापस आएगा इस साल, वो जनता पार्टी का 6th 5 ईयर प्लान बंद कर देता है, ठीक है। अब कांग्रेस वापस आ गया, वो जनता पार्टी का 1980 में 6th 5 ईयर प्लान बंद कर देता है और कहता है कि हम अब 1980 से अपना 6th 5 ईयर प्लान शुरू करेंगे जो आपका चलेगा 1980 से 85। नाउ दिस विल बी आवर 6th 5 ईयर प्लान ऑफ कांग्रेस। फिर से आपकी जनता पार्टी आई, उसने आपका 5th 5 ईयर प्लान चौथे ही साल बंद किया और उसी साल अपना प्लान शुरू किया 6th 5 ईयर प्लान। फिर उनका 5 ईयर प्लान चलता रहा 1980 तक। 1980 में कांग्रेस वापस आ गया, कांग्रेस जैसे ही वापस आया उसने अपना 6th 5 ईयर प्लान 80 to 85 शुरू किया और जनता पार्टी के पुराने प्लान्स को 6th 5 प्लान को बंद किया। ओके, अब ये साल है जहां पर गवर्नमेंट नहीं बनती है, कांग्रेस आता है। कांग्रेस इसी साल अपना दूसरा 5 ईयर प्लान शुरू करती। अब देखो, अब असली 6th 5 ईयर प्लान इस वक्त जो हम कंसिडर करते हैं वो जनता पार्टी का प्लान नहीं है, वो किसका प्लान है? कांग्रेस का, फ्रॉम 80 to 85। अब देखिए, कांग्रेस ने जैसे ही यहां से अब नया प्लान शुरू किया 80 to 85, अब इसके 2 साल इसमें और ऐड होंगे, है ना। तो ये चलेगा 83 to 84, फिर 84 to 85। अब ये है कांग्रेस का क्या? 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान। ओके, अब जब 6th 5 ईयर प्लान शुरू हो गया कांग्रेस का, उनसे पूछा गया भाई इससे पहले जो ये 2 साल है, इन 2 सालों को क्या किया जाए, ठीक। इन 2 सालों में असली क्या हुआ था? जनता पार्टी का 6th 5 ईयर प्लान था, पर उसने कितना टाइम निकाला? सिर्फ 2 साल। तो कांग्रेस ने क्या कहा, हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इन्होंने 1 साल पहले ही, जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही खत्म किया था ना आपका ये प्लान, है ना, 5th 5 ईयर प्लान। इन्होंने इसी साल खत्म किया था ना ये, तो इसका भी 1 साल पेंडिंग था ना, 1 साल पेंडिंग था। तो उन्होंने कहा हम ये 1 साल
अपने प्लान को यहां पर ऐड कर देंगे, जो जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही इसको खत्म किया था। तो हमारे 5 ईयर प्लान में इसी साल आपका प्लान खत्म हो गया था, तो इसका 1 साल अभी पेंडिंग था, तो कांग्रेस ने कहा ये 1 साल हम पुराने 5 ईयर प्लान को दे देंगे। बचा क्या फिर 79 एंड 80। उसने कहा इस साल को हम कंसिडर करेंगे द रोलिंग प्लान ऑफ जनता पार्टी, द रोलिंग प्लान ऑफ जनता पार्टी। नाउ ये वो साल है इसको हम कंसिडर करते हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, विच इज द ओनली रोलिंग प्लान ऑफ जनता पार्टी एंड इट इज द ईयर 79 से 80। ओके, तो पुराना वाला साल क्योंकि इसमें चौथे ही साल इसको बंद किया गया था, तो इसका भी 1 साल पेंडिंग था, तो वो 1 साल हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद आपका 1 ही साल बचा, उसको बोल दिया ये रोलिंग प्लान है जनता पार्टी का। फिर नीचे से 6th 5 ईयर प्लान वापस से शुरू। ओके, रिपीट करूं? क्लियर हुआ? चलिए, अब आपका है 6th 5 ईयर प्लान। अब ये किसका प्लान है? 1980 से 85, 1980 से 85। जी हाँ, 79 का 80 जो साल है ये 1980 का ही साल है, 79 से 80 इसमें कांग्रेस आता है, फिर अगले साल से वापस से प्लान शुरू होता है। ओके, अब देखिए, अब 1980 से 85 इन्होंने फोकस किया। अब ये कांग्रेस वापस से आया तो इन्होंने फोकस किया मॉडर्नाइजेशन पे, एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन के साथ हमेशा क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये 2 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया, मॉडर्नाइजेशन एंड पॉवर्टी अलीविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, तो ये इसका फोकस था फ्रॉम 80 टू 85। अब मॉडर्नाइजेशन में मकसद क्या होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा, आपको सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर में करनी है, इसका मतलब क्या है? यू वांट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर इंडस्ट्रीज में करनी है, यू वांट टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, तभी तो मॉडर्नाइजेशन करते हैं ना। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन सिर्फ यही नहीं होती कि आपको नई नई मशीन्स लानी है, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। मॉडर्नाइजेशन का जो भी सिर्फ मकसद ये है कि आपको किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, चाहे वो आप मशीन्स को लेकर करो या किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो अंडर मॉडर्नाइजेशन हमें क्या लगा? हमें लगा इंडिया में मेन मसला क्या है? इंडिया में मेन मसला ये है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, हमारी ग्रोथ कम क्यों है? कम इसलिए है बिकॉज हमने जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइसेंस रेजीम यहाँ पे शुरू किया हुआ है। लाइसेंस रेजीम हाईली रेगुलेटेड, फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज में हमने काफ़ी बड़े बड़े लाइसेंस के रेजीम्स बनाए थे यहाँ पे। तो हर चीज़ करने के लिए लाइसेंसेस लानी पड़ती है। तो हमने कहा क्यों ना इस लाइसेंस रेजीम को थोड़ा लिबरलाइज किया जाए। क्या किया जाए? लिबरलाइज किया जाए, थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को काम करने की इजाज़त देंगे ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब हम हर बात पे उनको रोकते टोकते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? तो बेहतर है कि थोड़ा लिबरलाइजेशन करें। तो कैसे किया जाए? उन्होंने कहा हमें जो भी चीज़ें हैं, जो रेस्ट्रिक्टिव टाइप की चीज़ें हैं, जो हमें रोकती है काम करने से, उन सारे एक्ट्स को हम लिबरलाइज करेंगे। तो उन्होंने कहा, हमने एक एक्ट बनाया था MRTP एक्ट, सुना होगा आपने, MRTP एक्ट 1969। एक्ट क्या है उसमें नहीं जाएंगे, सिंपली ये है मोनोपोलीज, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोनोपोलीज एंड मोनोपोलीज and restrictive trade policies, monopolies and restrictive trade policies act, monopolies and restrictive trade policies act, MRTP act। अब ये MRTP act 1969 में इसलिए बनाया गया था ताकि आप मोनोपोलीज को बनने से रोक सके, प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली बनने से रोक सके।
यानी आपने काफ़ी बड़ी बड़ी रेगुलेशन लगाई थी ताकि प्राइवेट सेक्टर एक मोनोपोली क्रिएट ना कर पाए, ताकि कंपटीशन हो। उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है उसको मोटिवेशन नहीं मिलती थी काम करने की। वाई? बिकॉज हर कदम पे उस पर रेगुलेशन पड़ती थी, हर कदम पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी। इसीलिए आपने MRTP एक्ट जो 1969 में लाया, आपने कहा कि हम इस एक्ट को थोड़ा क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे। क्या करेंगे? लिबरलाइज, यानी प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा काम करने की इजाज़त देंगे। जो मोनोपोलीज रोकने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उसको हम थोड़ा लिबरलाइज करेंगे। ऐसे ही हम जब एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर भी करता था। तो प्राइवेट सेक्टर जब एक्सपोर्ट करता था वो वहाँ से कुछ फॉरेन एक्सचेंज लाता था, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन के लिए हमने एक फेरा एक्ट बनाया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट। तो हमने कहा इस फेरा को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा लिबरलाइज करेंगे। तो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अब देख रहे हैं कब शुरू हुआ, 1980s में। लिबरलाइजेशन इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट, हमने पहले ही 1980s में ही लिबरलाइजेशन शुरू करी थी। by the amendment, by the liberalization of FERA norms, liberalization of MRTP Act, इसके तहत आपने थोड़ी सी लिबरलाइजेशन शुरू की। फेरा 1973 में आया था, 1973। अब आपने फेरा 1973 को थोड़ा लिबरलाइज किया। इसके कुछ प्रोविजंस थे जो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइप के थे, आपने उन प्रोविजंस को ख़त्म किया तो फेरा थोड़ा लिबरलाइज हुआ, MRTP लिबरलाइज हुआ, प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका मिला। इसी वजह से इन दो लाइसेंसिंग रिजीम्स की वजह से जब आपने इनको लिबरलाइज किया, इस वजह से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गई। क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गई। और इसी को हम कहते हैं द टेक ऑफ स्टेज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, द टेक ऑफ स्टेज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। जब आपने इनको लिबरलाइज किया, इंडियन इंडस्ट्रीज टेक ऑफ हुई, उनकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। सो आफ्टर लिबरलाइजिंग द नॉर्म्स ऑफ दीज रिस्ट्रिक्टिव एक्ट्स, India went into the take-off position, take-off stage in the industrial sector. तो इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगी। तो आप देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन हो रही है। आपने मॉडर्नाइजेशन में ये तो किया, ये क्या था, लाइसेंसिंग रिजीम्स को लिबरलाइज करने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना। दूसरा आपने क्या कहा, प्रोडक्टिविटी और तरीके से बढ़ानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, यानी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया। मकसद ये था कि हम क्या करें, रिड्यूस करें अपनी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे, रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अपनी डिपेंडेंस को इंपोर्ट की डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। इंडिया जो कमाल का इंपोर्ट करता था, बाहर से कमाल का इंपोर्ट करता था, हम इन इंपोर्ट्स को कम करना चाहते थे। तो हमने इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की। तो बताइए, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से कुछ इंपोर्ट कम करना चाहेंगे, ये कौन से इंपोर्ट की बात होती होगी, टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट्स। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस करना चाहेंगे जो बाहर से आप लाते हैं। इसी वजह से दिस वाज द टाइम जब इंडिया में कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई, टेलीकम्युनिकेशंस की शुरुआत हुई, क्योंकि ये सारे उस वक्त इन सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स आप बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो आपने कहा कि बेहतर है खुद ही प्रोड्यूस करें। समझ आ रहा है? सो दिस वाज द टाइम 1980 to 85 जब हम देख रहे हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड हो रहा है। टू डू द मॉडर्नाइजेशन यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी हमने पहले बढ़ाई कुछ रेस्ट्रिक्टिव एक्ट्स को लिबरलाइज करके, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो हमारी जो डिपेंडेंस थी ऑन दीज इंपोर्ट्स वो हमने कम की बाई प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज खुद से इन इंडिया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था, जो दूसरा थीम का हिस्सा था। मुझे बताइए, क्या हमने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए 5th 5-year प्लान में कुछ काम शुरू किया था? पहले ही किया था ना। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इन पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहले आपने देखा 1978 में, देखो आपने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बनाया था, है ना। वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट देता था? वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आपने 1978 के फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ऑफ 1978 was extended, आपने इसको एक्सटेंड किया, was extended
और एक्सटेंड करने के बाद आपने इसी प्रोग्राम को नाम बदल के रखा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यही प्रोग्राम आपका फिर रीनेम करके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना। ये किस 5 ईयर, अब अगर मैं बोलूंगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में है, दैट इज 6th, और फूड फॉर वर्क 5th 5 ईयर प्लान। तो इसको रीनेम करके रीनेम्ड इट एज NREP। उसके बाद इन्होंने एक और नया प्रोग्राम, अच्छा मुझे बताइए 1978 में हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए IRDP है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। उस वक्त जब मैंने शुरू किया, मैंने आपको कहा इट वाज लिमिटेड टू सर्टेन स्टेट्स, हमने महाराष्ट्र वगैरह से साउदर्न स्टेट से शुरू किया, लेकिन अब हमने कहा हम IRDP को सारी स्टेट्स में लागू करेंगे, ठीक है। इसको भी हमने एक्सटेंड किया बाकी स्टेट्स में, एक्सटेंडेड टू अदर स्टेट्स IRDP। ये भी था ना 1978 में, 1978 का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है, पॉवर्टी इरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद हमने 1983 में इसी 5 ईयर प्लान में 1983 में एक और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, RLEGP 1983। ये प्रोग्राम क्या था, ये भी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए था रूरल एरिया में, जिसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये मतलब क्या है इसका, हमने ये देखा कि रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये आपका रूरल एरिया है, रूरल एरिया में इन सब लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने NREP रखा, आपने IRDP रखा। फिर आपने देखा इस रूरल एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग कौन हैं, जिनके पास रूरल एरिया में लैंड भी नहीं है, ये लैंडलेस रूरल वर्कर्स है। तो आपने इन लैंडलेस लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया, RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। आप इनको 100 दिन की गारंटी देते थे कि एम्प्लॉयमेंट हम आपको देंगे। फिर वो कैसे दी जाती थी, गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम शुरू करती थी, चाहे उसका फायदा हो या ना फायदा हो, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती थी, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। वो खासकर वो प्रिसाइसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं होता था, वो प्रिसाइसली इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए होता था। फिर हम उसमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लेते थे, ठीक है। दैट वाज RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। उसके बाद दिस इज द एरा, दिस इज द 6th 5 ईयर प्लान, जहां पर अब हमने कहा कि भाई मुझे बताइए, जो महालनोबिस स्ट्रैटेजी थी, क्या मैं कह सकता हूं दैट वाज एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी? क्या उसका मकसद था ट्रिकल डाउन थ्योरी, था ना? आप एक अनबैलेंस्ड पर्टिकुलर सेक्टर में, कौन सा सेक्टर, हैवी इंडस्ट्रीज, उनमें पैसा लगाओ, ग्रोथ रजिस्टर करो, वो नीचे चला जाएगा, फाइन। क्या ये इंडिया में हुआ? तो हमने 6th 5 ईयर प्लान में ऑफिशियली महालनोबिस स्ट्रैटेजी को डिसकंटिन्यू किया। सो महालनोबिस स्ट्रैटेजी वाज डिसकंटिन्यूड इन द 6th 5 ईयर प्लान, ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड। क्या मैं इधर कह सकता हूं कि आपने मॉडर्नाइजेशन तो कर ही लिया, उसमें लिबरलाइजेशन शुरू हो गई थी। क्या मैं कह सकता हूं कि पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम्स यहां पे रखे, दैट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान, है ना? लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक नए प्रोग्राम्स भी शुरू किए, अदर प्रोग्राम्स, जो प्रिसाइसली 6th 5 ईयर प्लान में ही शुरू, that were not an extension of the 5th 5 year plan programs. Number 1 है आपका TRISM, नंबर 1 है आपका TRISM। ये प्रोग्राम इन्होंने बनाया, फुल फॉर्म लिखिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नंबर 2 DWCRA, DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन
in rural areas. Okay. So these were some programs of the 6th five-year plan that were targeted to eliminate poverty. अब देखिए, ये था आपका पॉवर्टी को कम करने के कुछ प्रोग्राम्स. इसके तहत देयर इज अ फिगर जहां पर इन्होंने कहा, जब इन्होंने ये 6th फाइव-ईयर प्लान खत्म किया ऑलमोस्ट 1984 में, 1978 में एक सर्वे हुआ था और 1984 में एक और सर्वे हुआ था कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है. ठीक है, 1955 में पॉवर्टी कितनी थी? 55 कौन से प्लान? 4th फाइव-ईयर प्लान में पॉवर्टी कितनी थी? 55%. इस 1978 तक आते आते द पॉवर्टी वाज 48.3%. द पॉवर्टी वाज 48.3%. इस साल 78 में, यानी 6th फाइव-ईयर प्लान से पहले पॉवर्टी कितनी थी? 48%. अब आपने इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए ना, सो पॉवर्टी वाज रिड्यूस्ड टू 37%, 37.4%, 37.4%. अब बताइए, इंडिया में अब पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ की वजह से हुई या अमर्त्य सेन के डायरेक्ट अप्रोच से? है ना, अब देख रहे हैं ना पॉवर्टी कम हो रही है कैसे? बाय डायरेक्टली अप्रोचिंग द पॉवर्टी, बाय डायरेक्टली टारगेटिंग द पॉवर्टी. तो इसीलिए इस प्रोग्राम में एक कमाल का स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ. सो गरीबी हटाओ हालांकि पिछले 5-ईयर प्लान में ही हुई थी शुरू, है ना, लेकिन ये स्लोगन इस 5-ईयर प्लान में दिया गया है, 6th फाइव-ईयर प्लान. बुक खोलोगे वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लान्स में दिया गया है गरीबी हटाओ कहां पे था, पर मैंने जितना पढ़ा है 6th फाइव-ईयर प्लान में पहली बार गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था. ओके, दिस इज द 6th फाइव-ईयर प्लान. आगे बढ़े. अच्छा, कोई टेबल बता के देख के बताओ, 6th फाइव-ईयर प्लान में व्हाट वाज द टारगेट एंड व्हाट वाज द अचीव्ड ग्रोथ रेट? हाँ, टारगेट कितना था? अचीव्ड? मैं कह सकता हूं ये सक्सेसफुल प्रोग्राम था, सक्सेसफुल प्लान था, है ना. सो आपका ये प्लान, इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान with the target of 5 point and achieved 5.4%. अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो 7th फाइव-ईयर प्लान में अगर आपने एक एक्सपेक्टेड टारगेट से भी उससे ज़्यादा अचीव किया तो क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है? नहीं, वी कंटिन्यूड विद द सेम स्ट्रैटेजी. तो आपका 7th फाइव-ईयर प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 1985 टू 1990. यहां पर जो थीम थी दैट वाज प्रोडक्टिविटी, फूड एंड वर्क. प्रोडक्टिविटी, फूड एंड वर्क. जनरली आपके ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें, प्रोडक्टिविटी, फूड एंड वर्क. ये इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का. मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं प्रोडक्टिविटी असल मतलब है मॉडर्नाइजेशन? क्या मैं कह सकता हूं फूड एंड वर्क असल में है पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? है ना. तो असल में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो वही था जो क्या था, 6th फाइव-ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव. समझ आ रहा है? सो हमने उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू किया विद द फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फूड एंड वर्क. इसमें लिखिए. अब ये, अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं 1985 में आपका पर्सपेक्टिव प्लान खत्म हो गया? पुराना हुआ ना खत्म? वो कब से कब तक था? 75 से 85 तक. पर्सपेक्टिव प्लान यहां पर आपका वो वाला खत्म हो गया. फिर हमने इस 85 से एक नया पर्सपेक्टिव प्लान शुरू किया. दिस पर्सपेक्टिव प्लान वाज अ पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ 15 years. दैट मीन्स 1985 टू ईयर 2000. ये एक पर्सपेक्टिव प्लान था 15 साल का. तो हमने यहां से एक नया पर्सपेक्टिव प्लान शुरू किया 1985 से 2000 तक. और अंडर दिस पर्सपेक्टिव प्लान, what were the broad objectives that you wanted to achieve? Number 1, removal of poverty.
removal of poverty, providing basic needs, providing basic needs. Next, achieving universal elementary education, achieving universal elementary education. उसके बाद increased access to health services, increased access to health services. Okay. So this was the perspective plan of 7th 5-year plan से जिसकी शुरुआत हुई. Now the 7th 5-year plan में हमने पिछली ही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू की और कुछ प्रोग्राम्स एक्सटेंड किए. जैसे आपने इससे पहले एक प्रोग्राम देखा था, दैट वाज NREP, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद एक और प्रोग्राम था, दैट वाज RLEGP, है ना, RLEGP. ये क्या था? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. हमने इस प्लान में इन दोनों अलग अलग स्कीम्स को मर्ज किया. क्या किया? मर्ज किया. और हमने जवाहर रोजगार योजना शुरू की. जवाहर रोजगार योजना in 1989. In 1989. तो जवाहर रोजगार योजना was created after the amalgamation of RLEGP and NREP. इसमें हमने फिर एक और भी शुरू किया 1985 में. इट वॉज नोन एज इंदिरा आवास योजना. इंदिरा आवास योजना कंटिन्यू हो रहा है. इंदिरा आवास योजना. इस प्लान में ये तो हो गया आपका गरीबी हटाओ के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए. फाइन, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए. इसके अलावा आपने देखा मॉडर्नाइजेशन भी, यानी प्रोडक्टिविटी भी था ना इसका एक ऑप्शन. एक तो क्या था? फूड एंड वर्क. फूड एंड वर्क के लिए किया ना आपने ये. उसके बाद क्या था? प्रोडक्टिविटी, है ना. प्रोडक्टिविटी के लिए आप क्या करते हैं? नंबर 1, ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन पॉलिसी कंटिन्यूड. तो हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया. ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन पॉलिसी कंटिन्यूड. तो हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? लिबरलाइज कर रहे हैं. और यहाँ पर दिस वाज द प्लान, दैट इज द 7th 5-year plan, wherein we started the outward oriented policy. Outward oriented policy. What is an outward oriented policy? Inward oriented policy क्या थी? कि हम ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते. क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया. लेकिन अब हमने क्या करने लगे हम? अच्छा मुझे बोलिए, इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसको सब्सटीट्यूट करो खुद से. लेकिन अब ये क्या है? आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी. इसका मेन मकसद था एक्सपोर्ट प्रमोशन. क्या मकसद था? एक्सपोर्ट प्रमोशन. अब एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हो. Now you want to increase the trade with the external world. You want to increase the trade with the global world. Outward oriented policy और export promotion policy. समझ आ रहा है? So क्या मैं कह सकता हूं, by increasing the exports you are actually increasing your trade with the international world? क्या मैं कह सकता हूं it is a step towards becoming a part of the global economy? क्या मैं कह सकता हूं it was the start of globalization? So this was your liberalization and this was your globalization. तो हमने liberalization और globalization कब शुरू की? 1980s के डेकेड में. 1980s के डेकेड में खुद से. समझ आ रहा है?